नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की ख़ास बात में हम नज़र डालेंगे कई अहम कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरों पर, लेकिन सबसे पहले बात हैदराबाद की। पुराना पुल। ये पुल शहर हैदराबाद से भी पुराना है। जितनी पुरानी इसकी तारीख है उससे कहीं ज़्यादा मजबूत भी। आज जबकि शहर में तुग़यानी का आलम है और मूसा नदी में 100 साल बाद ज़बरदस्त पानी मौजें मार रहा है, पुराना पुल फिर से तारीख के अंधेरों से उभर कर आया है। अपनी ज़बरदस्त तारीखी अहमियत, मजबूती और एक अफसानवी हैसियत के बावजूद ये पुल हुक्मरानों की तवज्जो हासिल नहीं कर पा रहा है। आज ये एक सब्ज़ी बाज़ार की हैसियत अख्तियार कर गया है, लेकिन 4 सदियों क़ब्ल ये एक शाहकार पुल रह चुका है। 441 साल कदीम ये पुल दुनिया के कदीम तरीन ब्रिजेस में शुमार होता है। ये शहर हैदराबाद के आबाद होने से 14 साल कब्ल यानी 1578 में 1578 में तामीर किया गया था। उस वक्त इब्राहिम कुतुब शाह के हुक्म पर उसे 1 लाख रुपए की रकम से चंद माह के अंदर तामीर किया गया था। चंद तारीखदानों के मुताबिक ये 8 माह में तामीर हुआ। ये 60 गज तवील और 38 गज चौड़ा और मूसा नदी की सतह से 56 गज ऊंचा ब्रिज है, जिसमें 23 कमानें बनी हुई हैं। पूरी तरह 23 पत्थरों से बना ये ब्रिज अपनी तामीर से आज तक के ज़माने के उतार चढ़ाव के साथ साथ मूसा नदी की मौजों का भी मुशाहिदा कर चुका है। पिछले 2 हफ्तों से शहर में जारी बारिश और सैलाबी सूरत हाल ने मूसा नदी में तुग़यानी जैसी सूरत हाल पैदा कर दी है और इस मौजूदा मुसीबत का भी पुराना पुल गवाह बन रहा है। पुराने पुल से मुतसिल पुल के एक सुतून के छोटे हिस्से में नुकसान को देखने के बाद हुक्काम ने इस पुल को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया और ट्रैफिक को अब मुस्लिम जंग पुल की तरफ मोड़ दिया गया। महकमे आबरसानी के हुक्काम ने हिमायत सागर के दरवाजे एक हफ्ते में 2 मरतबा खोले, जिसके नतीजे में पानी का शदीद बहाव मूसा नदी में देखा गया। इतवार की शाम एक सुतून को नुकसान पहुंचने की इत्तला के बाद ट्रैफिक पुलिस ने फौरी तौर पर इस पुल के करीब बैरिकेड्स लगा दिए और बहादुरपुरा हुसैनी अलम से आने वाली ट्रैफिक के रुख को सिटी कॉलेज की सिमत मोड़ दिया। ये पुल पुराने शहर को कारवान, धूलपेट, जियागुड़ा, मेहदीपट्टनम, आसिफ नगर और टप्पा चबूतरे से जोड़ता है। इस पुल को बंद करने के बाद गाड़ी सवारों को नए शहर के इलाकों तक पहुंचने के लिए काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। पुराना पुल को पुले नरवा या गुजरगाह भी कहा गया है। 2820 के सैलाब के बाद ये पुल कुछ हद तक मुतासिर हुआ था और निज़ाम चहारुम मीर सिकंदर शाह के दौर में इसकी मरम्मत की गई थी, जिसके बाद 1908 की तुग़यानी में भी इसको आर्जी नुकसान पहुंचा था, जिसके बाद से इस पुल की तामीर में बड़ी तब्दीलियां लाई गई। निज़ाम शशुम मीर महबूब अली खान के दौर में इसकी मरम्मत की गई, जबकि आगे के दौर में मूसा नदी में आ रही तुग़यानी को रोकने के लिए शहर से दूर 2 बड़े आबी ज़खायर तामीर कर दिए गए। इस पुल से कई कहानियाँ और अफसाने मंसूब हैं। कहा जाता है कि शहर के बानी कुली कुतुब शाह इस पुल से गुजरकर गोलकुंडा से मौजूदा हैदराबाद की तरफ आते। इसी मुनासिबत से इस पुल को मोहब्बत का पुल भी कहा जाता है। कदीम दौर में गोलकुंडा और हैदराबाद के दरमियान हमलो नकल का ये वाहिद और मजबूत जरिया था। इब्राहिम कुली के बेटे कुली कुतुब शाह के बारे में कहा जाता है कि वो एक रखासा भागमती पर फरीफ्ता था। वो इस पुल के ज़रिए ही हैदराबाद के चेचलम को जाया करता था। इब्राहिम कुली के दौर में कई रफाही काम अंजाम दिए गए, तिजारत भी खूब हुआ करती। इसी के दौर में दरियाए कृष्णा के करीब हीरों की खाने दरियाफ्त हुई, जिसके बाद से हिंदुस्तान दुनिया का मशहूर हीरों का बाजार बना। जब जुनूब से ताजिर गोलकुंडा के सफ़र पर आते तो उन्हें मूसा नदी में तुग़यानी की वजह से कई दिनों तक इंतज़ार करना पड़ता। इन मुश्किलात को देखते हुए इब्राहिम कुली कुतुब शाह ने इस ब्रिज की तामीर का हुक्म दिया। याद रहे कि हिंदुस्तान भर में कई दरिया हैं, लेकिन कहीं भी नदियों पर पुल तामीर करने का रिवाज नहीं था। वक्त ज़रूरत कश्तियों के ज़रिए ही दरिया पार किया जाता या कहीं कहीं कश्तियों के ज़रिए ही आर्जी पुल तामीर कर दिया जाता, लेकिन मुस्तकिल पुल बनाने का रिवाज हिंदुस्तान में मुस्लिम हुक्मरानों के दौर से शुरू हुआ। ईरान और खुरासान से हिंदुस्तान आने वाले मुस्लिम हुक्मरानों ने अपनी मुनफरिद तामीरी फ़न से मुल्क भर में ज़बरदस्त तामीरात की। कुतुब शाही ख़ास तौर पर बेहतरीन आर्किटेक्ट थे। हिंदुस्तान में मेहराब, मिंबर, मीनार और गुंबद ख़ास तामीरी तोहफे तस्वुर किए जाते हैं। इसी तरह पुल भी उन्हीं की वजह से हिंदुस्तान में आम हुए। पुलों में भी मेहराबी शक्लों का इस्तेमाल हुआ। मुल्क भर में कायम पुलों में ये बात वाज़े तौर पर देखी जा सकती है।
चंडीपेट से जो भारी मात्रा में पानी छोड़ा गया है उससे पुराना पुल के पास 2 ब्रिज है। एक ब्रिज जहाँ पर सब्जी मार्केट लगता चलता है और दूसरा ब्रिज जहाँ पर ट्रैफिक का फ्लो होता है, गाड़ियाँ चलती है। आप देख सकते हैं। तो मैं देखा पानी रात में छोड़ा सुबह तक का। अक़लियती उमूर के मरकज़ी वज़ीर मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि हज 2021 कोरोना की वबा के पेश नज़र कौमी बैनुल अक़वामी प्रोटोकॉल के रहनुमायाना हिदायत पर मुनहसर होगा। पीर को हज 2021 के सिलसिले में जायज़ा इजलास की सदारत करते हुए मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि हज 2021 जून जुलाई के महीने में होना है, लेकिन कोरोना वायरस और उसके असरात और सऊदी अरब और हुकूमत हिंद के अवाम की सेहत का मुकम्मल जायज़ा लेने और रहनुमायाना हिदायत की बुनियाद पर हज 2021 का हतमी फ़ैसला लिया जाएगा। नकवी ने कहा कि हज कमेटी ऑफ इंडिया दीगर हिंदुस्तानी एजेंसियां जल्द ही 2021 में हज के लिए दरखास्तें हासिल करने और दीगर तैयारियां जल्द ही शुरू कर देंगी। हज 2021 की दरख्वास्त और दीगर कार्रवाइयों के सिलसिले में सऊदी अरब की हुकूमत की जानिब से बाज़ाब्ता ऐलान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कोरोना वबा की वजह से रहनुमायाना हिदायत को मद्देनज़र रखते हुए हज इंतज़ामात में बड़े पैमाने पर तब्दीलियाँ की जा सकती हैं। इनमें हिंदुस्तान और सऊदी अरब में रिहाइश, ट्रैफिक, सेहत और दीगर इंतज़ामात शामिल हैं। नकवी ने कहा कि हुज्जाज कराम की सेहत और तंदुरुस्ती कोरोना की वजह से हुकूमत की तरजीहात में शामिल है। हुकूमत हिंद और दीगर मुताल्लिक़ा इदारे इस सिमत में ज़रूरी इंतज़ामात करेंगे। हुकूमत और हज कमेटी ने इस सिलसिले में ज़रूरी कार्रवाई शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान 100% डिजिटल हज इंतज़ामात का नतीजा है कि कोरोना के सबब हज 2020 पर ना जा पाने वाले 1,23,000 लोगों के 2,100 करोड़ रुपए बग़ैर किसी कटौती के DBT के तवस्सु से वापस कर दिए गए। इस दौरान सऊदी अरब की हुकूमत ने भी 2018-19 के हुज्जाज कराम की आमद-ओ-रफ्त का तकरीबन 100 करोड़ रुपए भी वापस कर दिया है। इसके अलावा नकवी ने कहा कि गुज़िश्ता 3 बरसों के दौरान हुज्जाज कराम के तकरीबन 514 करोड़ रुपए की रकम भी कोरोना मुद्दत में वापस कर दी गई। हिंदुस्तान में 100% डिजिटल हज निज़ाम का नतीजा ये है कि वबा के दौर में भी रकम बराह रास्त अकाउंट में भेजी जाती थी, जो हज अमल की तारीख में ऐसा पहली बार हुआ। हज 2021 की जायज़ा मीटिंग में वज़ारत अक़लियती उमूर के सेक्रेटरी PK दास और दीगर आला अफसरान, वज़ारत ख़ारजा के जॉइंट सेक्रेटरी विपुल, वज़ारत शहरी हवाबाजी के जॉइंट सेक्रेटरी के मिश्रा मौजूद थे। इसके अलावा सऊदी अरब में हिंदुस्तान के सफ़ीर डॉक्टर औसाफ सईद, जिद्दा में हिंदुस्तान के कायम मकाम कौंसल जनरल वाई साबिर, हज कमेटी ऑफ इंडिया के CEO MA खान और महकमा सेहत, एयर इंडिया वगैरह के अफसरान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए इस इजलास में हिस्सा लिया। सोशल मीडिया वेबसाइट ट्विटर पर बराह रास्त नशरियात के दौरान इस तरह की गड़बड़ हुई जिसने हंगामा बर्पा कर दिया। दरअसल बराह रास्त नशरियात के दौरान ये जम्मू कश्मीर को चीन का हिस्सा करार दे दिया गया। इस बारे में सहाफ़ी नितिन गोखले ने ट्वीट किया और मरकज़ी वज़ीर रविशंकर प्रसाद से शिकायत की। दरअसल लोग ये शिकायत कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर अवामी जमहूरिया चीन ट्विटर के हॉल ऑफ फेम फीचर में लेह को सिलेक्ट करने पर लोकेशन पर जम्मू कश्मीर अवामी जमहूरिया चीन दिखा रहा है। गोखले ने बताया कि जब ट्विटर के इस फीचर को दोबारा जांचा गया तो फिर वो लोकेशन पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना दिखा रहा है। दूसरे ट्विटर सारिफीन ने भी गोखले के ट्वीट पर रद्द-ए-अमल किया। उन्होंने ये भी कहा कि इस तरह का लोकेशन उन्हें भी दिख रहा है। इससे कबल भी ट्विटर ऐसी हरकत कर चुका है। 2012 में एक शिकायत मौसूल हुई थी कि ट्विटर जम्मू कश्मीर को अवामी जमहूरिया चीन का हिस्सा करार दे रहा है। ट्विटर हुक्काम ने उसे तकनीकी खराबी करार देते हुए कहा कि जल्द ही इसकी असलाह की जाएगी। उत्तर प्रदेश में देवरिया के रामपुर कारखाना इलाके की एक अस्मत दरी की मुतासिरा ने मुलजिम की गिरफ्तारी नहीं होने पर इतवार को गोरखनाथ मंदिर में वाक़ वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ की रिहाइशगाह के नज़दीक खुदसोजी की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उससे इनकार किया है। पुलिस ज़राए के मुताबिक रामपुर कारखाना इलाके के एक गांव की बाशिंदा खातून ने इल्ज़ाम लगाया कि वो एक ग्राम प्रधान के शोहर के घर के चौका बर्तन का काम करती है। मुतासरा का इल्ज़ाम है कि 6 सितंबर को प्रधान के यहाँ कोई नहीं था। ग्राम प्रधान के शोहर ने उसकी अस्मत दरी की और धमकी दी थी।
पुलिस जराये के मुताबिक इस मामले में 13 सितंबर को पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच इलाके के अफसर निष्ठा उपाध्याय को सौंपी थी, लेकिन मुतासरा का इल्जाम है कि आज तक मुलजिम की गिरफ्तारी नहीं हो सकी। वो इसके लिए आला हुक्काम से फरियाद कर चुकी है, लेकिन मुलजिम की गिरफ्तारी आज तक नहीं हो सकी है। इस सिलसिले में रामपुर कारखाना इंचार्ज घनश्याम का कहना है कि खातून अपना मसला लेकर गोरखनाथ मंदिर गई। खुदसोजी करने की बात बेबुनियाद है, यहाँ से भी एक दारोगा गए थे। दूसरी जानिब उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में वाक़ गोरखनाथ मंदिर में वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ के सामने इंसाफ की फरियाद लेकर गई असमत दरी की मुतासरा के इल्ज़ाम की तस्दीक नहीं होने पर देवरिया पुलिस ने फाइनल रिपोर्ट पेश कर दी है। देवरिया के रामपुर कारखाने इलाके की बाशिंदा खातून का इल्ज़ाम है कि ग्राम प्रधान के शोहर ने उसकी असमत दरी की, लेकिन पुलिस ने उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। इंसाफ हासिल करने की उम्मीद में खातून को ये सब करना पड़ा, लेकिन अब भी वो इंसाफ के इंतजार में है। अब बात कोरोना वायरस की। दुनिया में कोरोना से मुतासरीन का आंकड़ा आज 4 करोड़ 3 लाख से ज़्यादा हो गया। इनमें से अब तक 3 करोड़ 1,47,498 मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं कोविड-19 से अब तक 11,19,357 लोगों की मौत हो चुकी है। ये आंकड़े worldometers.info वेबसाइट के मुताबिक हैं। इसी बीच चीन ने अपने इमरजेंसी कोरोना वैक्सीन को अपने 3 शहरों में इस्तेमाल की इजाज़त दी है। इनके नाम यीवू, निंगाबो और शोनसिंग है। ये सभी शहर जेजियांग रियासत में है। पहले फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीका लगाया जाएगा, इसके बाद आम लोगों के बीच वैक्सीनेशन ड्राइव चलाई जाएगी। चीन में 11 वैक्सीन तैयार की जा रही हैं। ये सभी ट्रायल के अलग अलग मरहले में हैं। इनमें से कुछ को इमरजेंसी में इस्तेमाल की जा सकती हैं, बाकी को अभी मंजूरी मिलना बाकी है। अब तक चीन में 85,000 से ज़्यादा मुतासरीन मिले हैं और 4,634 अमवात हुई हैं। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस मरीजों की तादाद में लगातार इजाफे के साथ जुमला जो मामलात हैं उनकी तादाद 75,50,000 के पार हो गई है, जबकि एक्टिव केसेस की तादाद कम होकर 7,72,000 रह गई है। मरकज़ी वजारत सेहत और ख़ानदानी बहबूद की जानिब से पीर के रोज़ जारी ताज़ा तरीन आदाद शुमार के मुताबिक मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 55,722 नए केसेस रिपोर्ट हुए, जिससे ये तादाद बढ़कर 75,50,273 हो गई। इसी अरसे के दौरान 66,399 मरीजों ने जानलेवा वबा कोरोना को शिकस्त दी, जिससे मुल्क में शिफायाब होने वाले कोरोना मरीजों की तादाद 66,63,000 हो गई। एक्टिव केसेस में 11,256 की कमी आई, जिसके बाद मजमूई एक्टिव केसेस की तादाद 7,72,055 हो गई। ताहम सेहतमंद अफराद की तादाद नए केसेस के मुकाबले में ज़्यादा है। मरने वालों की तादाद में एक दिन के इजाफे के बाद इसमें एक बार फिर कमी वाक़ई हुई है और इतवार के रोज़ इसकी तादाद 104 के मुकाबले में 454 कम होकर 579 हो गई है, जिसके नतीजे में हलाक शुदगान की मजमूई तादाद 1,14,610 हो चुकी है। मुल्क में शिफायाबी की शरह 88% है। एक्टिव केसेस की शरह 10.23 यानी 10.23% है, जबकि अमवात की शरह अब भी 1.52 यानी 1.52% है। तेलंगाना में कोविड-19 के 948 नए मामलात दर्ज किए गए हैं, जिसके बाद रियासत में मामलात की तादाद बढ़कर 2,23,059 हो गई है। रियासत में बहैसियत मजमूई अमवात की तादाद बढ़कर 1275 हो गई है, क्योंकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 4 अमवात हुई हैं। महकमे सेहत की जानिब से जारी करदा बुलेटिन में कहा गया है कि रियासत में अमवात की शरह 0.57% है, जबकि मुल्क गिर सतह पर अमवात की शरह 1.5% यानी 1.5% है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 1896 अफराद इस वायरस से रूबे सेहत हुए हैं, जिसके बाद रियासत में इससे रूबे सेहत होने वालों की तादाद बढ़कर 2,06,86 हो गई है। रियासत में फ़िलहाल 21,098 सरगर्म मामलात हैं यानी एक्टिव केसेस हैं, जिनमें 17,432 घरों या फिर मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेर इलाज हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के 26,027 मायने किए गए, ताहम 1,050 नमूनों की रिपोर्ट्स का इंतज़ार है। बहैसियत मजमूई 38,56,530 नमूनों की जांच रियासत में इस मर्ज के फैलने के बाद से की गई है। GHMC हुदूद में 212 नए मामलात दर्ज किए गए हैं। बकिया मामलात रियासत के दीगर अजला में दर्ज किए गए हैं।
कोरोना और लॉकडाउन के असरात का जायजा लेने के लिए हुकूमत ने जो कमेटी तश्कील दी थी उसने इतवार को कहा है कि कोरोना वबा अपनी पीक यानी अपने शबाब पार कर गया है, लेकिन हिफाजती इंतजामात और एहतियात जारी रखने की ज़रूरत है। कमेटी ने कहा कि अगर ये इंतजामात जारी रखे गए तो इस बात के क़वी इम्कान है कि फरवरी 2021 तक ये वबा हिंदुस्तान से ख़त्म हो जाएगी। वाज़ेह रहे कि अभी तक हिंदुस्तान में 75 लाख लोग इस वायरस से मुतासिर हुए हैं। रिपोर्ट में लॉकडाउन के फैसले पर मुहर लगाते हुए कहा गया है कि अगर लॉकडाउन नाफिज नहीं होता तो हिंदुस्तान में इस साल अगस्त तक 25 लाख से ज़्यादा अमवात हो सकती थी। वाज़ेह है कि हिंदुस्तान में अमवात की तादाद अभी तक 1,14,000 है। सरकार की इस कमेटी का नाम इंडियन नेशनल सुपर मॉडल है और इस कमेटी से कहा गया था कि वो कोविड-19 के लिए एक मॉडल तैयार करे जो हिंदुस्तान में इस वबा के तमाम पहलुओं पर रोशनी डाले। इस कमेटी में IIT और ICMR के अरकान शामिल हैं। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि त्योहार और सर्दियों के मौसम में इस वबा के बढ़ने के इम्कानात हैं, इसलिए इस दौरान एहतियात ज़रूरी है। रिपोर्ट में यह भी मशवरा दिया गया है कि माशी सरगर्मियों को दोबारा शुरू करने की सिमत में आगे बढ़ना चाहिए। जल्द ही जिस्म में कोरोना की तादाद बढ़ने से रोका जा सकेगा। अमेरिकी साइंटिस्ट ने वायरस के रेप्लिकेशन को रोकने का नया तरीका तैयार किया है। रिसर्च करने वाली यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास हेल्थ साइंसेज के साइंटिस्ट का कहना है कि कोरोना जिस प्रोटीन की मदद से इन्फेक्शन के बाद जिस्म में अपनी तादाद को बढ़ाता है उसी प्रोटीन को ब्लॉक किया जाएगा। इस तरह वायरस रेप्लिकेशन रोका जा सकेगा। रिसर्चर्स का कहना है कि SARS-CoV-2 PL प्रो एंजाइम की मदद से अपनी तादाद को बढ़ाता है। साइंटिस्ट ने 2 मॉलिक्यूल तैयार किए हैं, ये उसी एंजाइम को ब्लॉक करते हैं। जर्नल साइंस में पब्लिश रिसर्च के मुताबिक कोरोना के PL प्रो एंजाइम इन्फेक्शन की शिद्दत को बढ़ाता है। यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर शाउन के ऑल्सन ने कहा है कि कोरोना का एंजाइम 2 तरह से इंसान के लिए दिक्कत बढ़ाता है। पहला, ये एंजाइम उस प्रोटीन को रिलीज करता है जो कोरोना को अपनी तादाद बढ़ाने में मदद करता है। दूसरा, ये इन्फेक्शन होने पर इम्यून सिस्टम को अलर्ट करने वाले साइटोकाइन और केमोकाइंस को रोकता है, इसीलिए मरीज की हालत नाजुक होती जाती है। प्रोफेसर शाउन कहते हैं कि हमने जो मॉलिक्यूल तैयार किए हैं उसका मुस्तकबिल में भी बेहतर इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर मुस्तकबिल में कोरोना का दूसरा स्ट्रेन सामने आता है तो मॉलिक्यूल में बदलाव के बाद उसका इस्तेमाल नए स्ट्रेन पर किया जा सकेगा। बिहार में कोरोना के बीच असेंबली इंतखाबात मुनक्किद हो रहे हैं। इंतखाबात को लेकर इलेक्शन कमीशन ने जो गाइडलाइंस जारी की थी उन गाइडलाइंस को साइडलाइन कर दिया गया है। ये हम नहीं कह रहे हैं, खुद इंतखाबी मुहिम में लगे कायदीन के सोशल मीडिया पेज पर शेयर की जा रही तस्वीरें बता रही हैं। वजीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन ने इतवार को कहा था कि केरल में ओणम के दौरान बरती गई लापरवाही से रियासत में कोरोना इन्फेक्शन के मामले तेजी से बढ़े हैं, लेकिन उन्हीं की पार्टी के लोग बिहार में इंतखाबी मुहिम के दौरान कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ा रहे हैं। खुद को CM कैंडिडेट डिक्लेयर करने वाले राष्ट्रीय जनता दल के तेजस्वी यादव, डिप्टी CM सुशील कुमार मोदी समेत कई बड़े कायदीन के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ऐसी ही फोटोज सामने आई हैं। हिंदुस्तान की माशी हालत को लेकर मोदी हुकूमत कटघरे में खड़ी है। कांग्रेस कायद राहुल गांधी ने इस इशू पर मोदी हुकूमत के खिलाफ आवाज़ उठाई है और उसे सख्त अल्फाज में तनकीद का निशाना बनाया है। राहुल गांधी माशी बदहाली और मुल्क में कोरोना इन्फेक्शन के फैलाव को लेकर पहले भी आवाज़ उठाते रहे हैं, लेकिन आज उन्होंने हिंदुस्तान और उसके पड़ोसी ममालिक समेत कई एशियाई ममालिक में 2020 में GDP शरह तरक्की और फी 10 लाख आबादी पर कोरोना से मरने वालों की तादाद का मवाजना करने वाले एक ग्राफ को शेयर करते हुए ट्वीट किया कि देखिए इकनॉमी किस तरह पूरी तरह बर्बाद की जाती है और तेज़ी से
ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कोरोना इन्फेक्शन से मुतासिर किया जाता है। राहुल गांधी ने जिन ममालिक के आदाद-ओ-शुमार शेयर किए हैं उनमें हिंदुस्तान की जीडीपी सबसे ज़्यादा नीचे है। अलावाजी फी 10 लाख आबादी पर कोरोना से अमवात की तादाद भी हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा है। हिंदुस्तान समेत 11 एशियाई ममालिक में 2020 के दौरान जीडीपी शरह तरक्की और फी 10 लाख आबादी पर कोरोना से अमवात की तादाद का मवाजना ग्राफ शेयर करते हुए राहुल गांधी ने लिखा कि इकनॉमी को पूरी तरह बर्बाद कैसे करें और तेज़ी के साथ ज़्यादा लोगों में इन्फेक्शन कैसे फैलाएं। इस टेबल में बांग्लादेश, नेपाल और पाकिस्तान से भी बहुत पीछे हिंदुस्तान नज़र आ रहा है। बांग्लादेश जहां 3.8% की शरह तरक्की के साथ सरे फहरिस्त है, वहीं चीन दूसरे, वियतनाम तीसरे, नेपाल चौथे और पाकिस्तान 5वें मकाम पर है। हिंदुस्तान इस टेबल में 11वें मकाम पर खड़ा नजर आ रहा है। टेबल में जो कोरोना से होने वाली अमवात की तादाद दी गई है, इसमें भी हिंदुस्तान में फी 10 लाख की आबादी पर 83 अमवात हुई हैं, जो टेबल में मौजूद दीगर पड़ोसी ममालिक के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है। चीन में फी 10 लाख की आबादी पर महज 3 लोगों की मौत हुई है, जबकि बांग्लादेश, नेपाल और पाकिस्तान में ये तादाद बिलतरतीब 34, 25 और 30 है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि रियासती हुकूमतें जानबूझकर अपीलें दायर करने में ताखिर करती हैं क्योंकि उन्हें अदालतें बतौर सैरगाह नजर आती हैं। जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस दिनेश माहेश्वरी की बेंच ने हाल ही में मध्य प्रदेश हुकूमत की खुसूसी अर्जी खारिज करते हुए उन पर 25,000 रुपये जुर्माना आयद किया। दरियासना अदालत ने रिमार्क्स दिए कि रियासती हुकूमतें जानबूझकर अपीलें दायर करने में ताखिर करती हैं ताकि उनके पास ये कहने का बहाना हो कि दरख्वास्त खारिज कर दी गई। बेंच ने कहा कि मुकर्ररा मुद्दत यानी लिमिटेड पीरियड को नज़रअंदाज करने वाली रियासती हुकूमतों के लिए अदालत उज़्मा सैरगाह नहीं हो सकती कि जब दिल में आए यहाँ चले आए। अदालत ने कहा कि रियासती हुकूमतों को अदालती वक्त ज़ाया करने का खुमियाजा बर्दाश्त करना चाहिए और इसके ज़िम्मेदार हुक्काम से कीमत वसूल की जानी चाहिए। ख्याल रहे कि मध्य प्रदेश हुकूमत ने भैरवलाल मामले में 663 दिन की ताख़ीर के साथ अपील दायर की थी। एक्टर संजय दत्त का कैंसर ठीक हो गया है। उनके करीबी दोस्त और ट्रेड एनालिस्ट राज बंसल ने यह जानकारी दी। पीर के रोज़ 61 साल के संजू की पोजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी रिपोर्ट सामने आई है जिसमें वो कैंसर फ्री पाए गए। पीईटी स्कैन कैंसर की सबसे ऑथेंटिक जांच मानी जाती है। उसमें पता चला कि मुतासिर शख्स के कैंसर सेल्स की क्या हालत है। पिछले दिनों संजय दत्त ने एक वीडियो में पहली बार अपनी बीमारी के बारे में बात की थी। सेलिब्रिटी हेयर स्टाइलिस्ट अलीम हाकिम ने अपने सोशल मीडिया पेज पर संजय दत्त का वीडियो शेयर किया था। इसमें संजय दत्त ने अलीम से सबका इंट्रोडक्शन करवाया था और फिर अपने माथे पर आया निशान दिखाते हुए कहा था कि अगर आप ये देखें तो पाएंगे कि ये मेरी ज़िंदगी का हालिया निशान है, लेकिन मैं इसे हरा दूंगा, मैं कैंसर से जल्द ही आज़ाद हो जाऊंगा। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह के जरिए महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी के वज़ीर आला को लिखे जाने वाले ख़त पर सख्त बरहमी के एक दिन बाद हुक्मरान महाविकास अघाड़ी ने इत्मीनान का इजहार किया और कहा कि मामला अब बंद हो जाएगा। शिवसेना के चीफ तर्जुमान और रुकन पार्लियामेंट संजय रावत ने मीडिया से कहा कि अमित शाह मुल्क के वज़ीर दाखिला हैं जो एहतियात और जिम्मेदारी के साथ बात करते हैं। इसके अलावा राजभवन और गवर्नर का दफ्तर एक आईनी ओहदा है जो वजारत दाखिला के दायरे इख्तियार में आता है। गवर्नर के ख़त के बाद वज़ीर आला के जवाब के बाद एक तनाज़ा पैदा हुआ था जिसे हमने शुरू नहीं किया था। हम इस मामले में शाह के मौक़िफ़ से मुतमईन हैं। हम अपने गम और गुस्से के पीछे की वजूहात को समझने पर उनका शुक्रिया अदा करते हैं। शाह ने हफ्ते की शाम एक टीवी इंटरव्यू के दौरान नागवार अंदाज में कहा था कि मैंने ख़त पढ़ा है जो कि गवर्नर को ज़ैब नहीं देता। मुझे यकीन है कि इस तनाज़े को तूल नहीं दिया जाएगा। कोश्यारी ने 12 अक्टूबर को ठाकरे को ख़त लिखा और इसके बाद अगली सुबह वज़ीर आला के जवाब के नतीजे में हुक्मरान शिवसेना नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस ने गवर्नर और मुतअद्दिद रहनुमाओं को निशाना बनाने के लिए उनको बर्खास्त करने का मुतालबा किया। इस मामले में सख्त अल्फाज में लिखे गए ख़त में एनसीपी सदर शरद पवार ने उसी शाम वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से शिकायत की। अगले ही दिन कांग्रेस ने नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कोश्यारी के खिलाफ शदीद नाराज़गी का इजहार करते हुए मुतालबा किया कि जब वो गोवा के गवर्नर भी हैं तो फिर उन्होंने मंदिर खोले जाने के मामले पर गोवा के वज़ीर आला को ऐसा ही ख़त क्यों नहीं लिखा जहां मंदिर बंद है।
एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के फंड्स के मुबैना गबन से मुतालिक एक मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात के सिलसिले में पीर को जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला फारूक अब्दुल्ला से पूछगछ की। उनका कहना था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर का बयान माजी की तरह प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत रिकॉर्ड किया जाएगा। ईडी का मामला सीबीआई के जरिए दायर एफआईआर पर मबनी है, जिसमें JKCA के साबिक ओहदेदारों पर मुकदमा दर्ज किया गया था, जिनमें जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद सलीम खान और साबिक खजानची एहसन अहमद मिर्ज़ा शामिल है। सीबीआई ने बाद अज़ां अब्दुल्ला खान मिर्ज़ा के साथ मीर मंजूर गजम्फर अली, बशीर अहमद मजगर और गुलजार अहमद बेग के खिलाफ चार्जशीट दायर की, जिसके जरिए दी गई ग्रांट से JKCA के फंड्स में 43 करोड़ 99 लाख की रकम की गई थी। हिंदुस्तान में क्रिकेट बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ इंडिया यानी BCCI के 2002 से 11 के माबीन रियासत में खेल को फ़रोग़ देने के लिए ईडी ने कहा कि इसकी तहक़ीक़ात से मालूम हुआ है कि माली साल 2015, 2005-06, 2011-12 से दिसंबर 2011 तक के दौरान 3 मुख्तलिफ बैंक अकाउंट्स में JKCA ने BCCI से 94 करोड़ रुपए हासिल किए। अब्दुल्ला के बेटे उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट किया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जल्द ही ईडी के समनों का जवाब देगी। उन्होंने ट्वीट किया कि गोपकार नोटिफिकेशन के लिए अवामी इत्तेहाद के क़याम के बाद आने वाले दिनों में सियासी इंतकाम लेने वाला कुछ कम नहीं है। रिकॉर्ड कायम करने के लिए डॉक्टर साहब की रिहाइशगाह पर कोई छापा नहीं मारा जा रहा है। करছো कार्रवाई सफा 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 मैंने तो सर या मेहजिन से की हो गया आसमान में से जर्मनी की एक अदालत ने हफ्ता यानी 17 अक्टूबर को एक फैसला दिया कि उस मुसलमान शख्स को जर्मनी की शहरियत नहीं दी जानी चाहिए जिसने खातून से हाथ मिलाने से इनकार कर दिया था। बाद अज़ां उस शख्स ने दावा किया था कि वो अब से सिर्फ औरतों ही से नहीं बल्कि मर्दों के साथ भी हाथ नहीं मिलाता। ताहम इसका ये दावा तस्लीम ना करते हुए उसे जर्मनी की शहरियत देने से इनकार कर दिया गया। सन 2002 में जर्मनी आने वाले 40 साला लेबनानी नस्ल डॉक्टर का कहना था कि उन्होंने मजहबी वजूहात की बिना पर एक खातून से हाथ मिलाने से इनकार किया। जर्मन रियासत की एक इंतजामी अदालत के फैसले के मुताबिक एक ऐसे शख्स को जो सखाफत और इक़दार की बुनियाद परस्ताना तसव्वुर के सबब हाथ मिलाने से इनकार करे क्योंकि वो समझता है कि खातून जिनसी तरगीब का ख़तरा है, वो असल में जर्मनी में समाजी इंज़माम की शराइत पर पूरा उतरने से इनकार करता है। मज़कूरा डॉक्टर ने मेडिसिन की तालीम जर्मनी में ही हासिल की और अब वो एक क्लिनिक में सीनियर फिजिशियन की हैसियत से काम कर रहे हैं। उन्होंने अपने मुल्क की शहरियत छोड़ने की शर्त के साथ जर्मनी की शहरियत हासिल करने की दरख्वास्त 2012 में जमा कराई थी। इस मकसद के लिए उन्होंने जर्मन आइन के साथ वफादारी और शिद्दत पसंदी की मुखालिफत के एक इकरारनामे पर भी दस्तखत किए थे। उन्होंने इस मकसद के लिए नेचुरलाइजेशन टेस्ट भी मुमकिन बेहतरीन नंबरों के साथ पास किया था। ताहम उन्हें 2015 में जर्मन शहरियत देने से उस वक्त इनकार कर दिया गया जब उन्होंने जर्मन शहरियत देने का इब्तिदाई सर्टिफिकेट वसूल करते हुए उस वक्त की खातून अफसर के साथ हाथ मिलाने से इनकार कर दिया। इसी बात खातून अफसर ने सर्टिफिकेट उनके हवाले ना करने और उनकी दरख्वास्त रद्द करने का फैसला किया। इस मौके पर लेबनानी नस्ल डॉक्टर का कहना था कि ऐसा वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपनी अहलिया के साथ ये वादा कर रखा था कि वो किसी दूसरी खातून से हाथ नहीं मिलाएंगे। नाज़रीन, आज की ख़ास बात में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ और कई और दिलचस्प खबरों के साथ। फ़िलहाल दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।